पाकिस्तान की मईशत जो है वो अनप्रोडक्टिव हो गई है। वो एक्सपोर्ट नहीं कर रही, इस वजह से फ़ॉरेन एक्सचेंज नहीं कमा सकते। जब फ़ॉरेन एक्सचेंज नहीं कमा सकते तो इंपोर्ट नहीं कर सकते। जब फिर इंपोर्ट कंप्रेशन शुरू होता है तो वो फिर इन टर्न एक्सपोर्ट्स को इफ़ेक्ट करता है, जो जीडीपी को इफ़ेक्ट करता है। तो पाकिस्तान ने अपने आप को बड़ी कोशिश करके एक विशियस साइकिल में फंसा लिया। इसमें जितने लोग बोल रहे हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स से रिलेटेड, ये वही लोग हैं जो उन अनटारगेटेड सब्सिडीज से फ़ायदा उठाते रहे हैं। अभी एक साहब ने बताया कि हर चीज़ महंगी हो गई है। उसकी रीज़न ये है कि ये लोग सब्सिडीज़ को हासिल करते रहे हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के ज़रिए से। डेफिसिट फाइनेंसिंग अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को बढ़ाती है। तो ये लोग सिर्फ अपने माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि ये जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं ये इलीट को बेनिफिट कर रही हैं। लार्ज जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रियल एस्टेट ओनर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, और उसका जो एक आयरनी है कि ये वही तबके हैं जो सब्सिडी लेते हैं और कोई टैक्स नहीं देते हैं। तो अगर तो सब्सिडीज फाइनेंस हो रही हों फ्रॉम टैक्सेस, के अमीर लोग जो पे कर सकते हैं वो टैक्स दें और उनसे टारगेटेड सब्सिडीज उन लोगों को दी जाएं जो उनके मुस्तहिक हैं। यहाँ ये दोनों तरफ से ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स पे नहीं करते और सब्सिडीज़ लेने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है जिसमें इन लोगों की असर रसूख है, तो ये एक इलीट कैप्चर है इस इकॉनमी का। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान इस वक्त 70% ऑफ इट्स रेवेन्यू वो डेट सर्विसिंग में जा रहा है। तो अभी एक ब्रदर इकोनॉमिस्ट ने बात की थी पीडीएसपी की, अगर 70% डेट सर्विसिंग में जा रहा है तो बाकी क्या बचा है जिसमें से आप हुकूमत भी डेवलपमेंट कर सकें या हुकूमत चला सकें। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं इसको समझने के लिए अगर आपके सामने ये पॉइंट भी रखूं कि वर्ल्ड बैंक जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, दूसरी तरफ आईएमएफ के प्रोग्राम में है पाकिस्तान, और आईएमएफ ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान को सराहा भी उनकी पॉलिसीज़ पे और ओवरऑल रेवेन्यूज़ पे। तो वर्ल्ड बैंक इतनी सख्त तनकीद क्यों कर रहा है? प्रोग्राम तो आईएमएफ का चल रहा है एंड दे आर अप्रूविंग दैट एज वेल। देखें, इसमें ये जो आईएमएफ की आप कह रहे हैं कि उसने तारीफ की है, वो एक बहुत टेम्पररी और मिनिमम किस्म की एफर्ट है। यहाँ जो एक ब्रॉडर क्वेश्चन है वो ये है कि अगर वर्ल्ड बैंक ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान का जो करंट इकोनॉमिक मॉडल है वो फेल हो चुका है, वो परवर्स हो चुका है, वो ग्रोथ को रोक रहा है, पॉवर्टी को बढ़ा रहा है, तो फिर ये सवाल वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से भी पूछना चाहिए कि वो क्या पॉलिसीज सपोर्ट कर रहे हैं जिनके लिए वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को पैसे देते हैं, फंड करते हैं। क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कहें कि हम ये फेल्ड सिस्टम को सपोर्ट नहीं करेंगे? वो एलिमेंट आई विश समबडी शुड हैव आस्क्ड वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से और आईएमएफ वालों से कि आईएमएफ पाकिस्तान को 20 से ज़्यादा प्रोग्राम दे चुका है और पाकिस्तान अभी भी बास्केट केस है। तो क्या तो आप समझते हैं कि आलमी इदारों का कसूर भी अपनी जगह पे? तो वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर का ये कहना था, आपने भी शुरू में उस बात से शायद इत्तेफाक किया मोरलेस, कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल काम नहीं कर रहा। किस हद तक ये अंदाज़ा दुरुस्त है? अगर ओवरऑल करने की बात की जाती है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की जाती है, तो वो कितनी प्रैक्टिकल हैं और किस तरह से ये सर्जरी कुछ लोग कहते हैं कि होगी, कैसे होगी? इसके दो ही तरीके हैं। देखें, किसी ने कहा था कि एक क्राइसिस शुड नॉट बी वेस्टेड, और इंडिया भी इस क्राइसिस में से गुजरा, बांग्लादेश गुजरा, श्रीलंका गुजरा, थाईलैंड गुजरा। उन्होंने उस क्राइसिस का ये फ़ायदा उठाया कि अपने सिस्टम को रिफॉर्म किया, जिसके बाद से अब वो सेल्फ सस्टेनेबल हो गए हैं। अब ये पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम से ज़्यादा हुकूमत और जो एलीट ग्रुप्स हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि जो करंट क्राइसिस है इससे वो फ़ायदा उठाते हैं या इसको भी बैंड एड के तौर पे चलाते रहते हैं और फिर मुल्क एक इससे भी बड़े क्राइसिस में गिरेगा। उसके बाद वही होगा जो आपने देखा कि रिसेंटली श्रीलंका के साथ हुआ कि सारे जो क्रेडिटर्स थे वो भाग गए और एक डिसऑर्डरली एडजस्टमेंट शुरू हुई। उसके लिए फिर पाकिस्तानियों को तैयार रहना चाहिए।
آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس کے لیے تیار ہے کہ اس ریفارمز میں اس پروسیس میں جا سکے؟ جو ایک آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس دفعہ سبھی گورنمنٹ نے جتنی بھی گورنمنٹ سے اور اپوزیشن سے سبھی پولیٹیکل پارٹی سے بات کی. اگر پریسائزلی آپ بتا سکیں کہ کتنا پاسبل ہے کہ اس ریفارم پروسیس میں یہ بالکل دیکھیں یہ ڈیفیکلٹی آف امپلیمنٹیشن، یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ پرابلم کیا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے، یہ وہ کیس نہیں ہے. یہ کیس ہے لیک آف پولیٹیکل ول ٹو میک ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز اسپیشلی اگینسٹ دوز گروپس ہو آر بینیفٹنگ فرام دی کرنٹ اسٹیٹس کو.